नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विराट क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और आइए अब आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं अशोक। तो आज आप अशोक के बारे में पढ़िए। जैसे आप मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य आपको हम पढ़ा चुके थे, उसका उत्तराधिकारी बिंदुसार पढ़ा चुके थे। अब बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ। तो आज अशोक के बारे में पढ़ेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अशोक महान कहा जाता है इसको। तो आज हम हेडिंग लगा चुके हैं अशोक महान, और अशोक के बारे में आप जानिए, थोड़ा सा समझिए आप इसके। अशोक क्या क्या किया, इससे बहुत सारे सवाल हर एक एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आइए अशोक के बारे में ध्यानपूर्वक समझिए। अगर अशोक की बात करें तो अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक का जन्म कब हुआ था? अगर इसके जन्म की बात करें तो इसका जन्म हुआ था 304 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी बीसी में हुआ था, बिफोर क्राइस्ट। कह रहा है कि अगर अशोक की जन्म की बात करें तो अशोक का जन्म कब हुआ था? ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई ज़्यादा तेज हम बोल रहे हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, धीरे धीरे बोलेंगे। तो कह रहा है कि अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके पिता का नाम बिंदुसार था। इसके पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। इसके पिता का नाम बिंदुसार था। कोई दिक्कत? कह रहा है कि अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था और इसकी माता का नाम शुद्रांगी था। शुद्रांगी याद रखिएगा। क्या क्या बताएं? अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके पिता का नाम बिंदुसार था और इसके माँ का नाम शुद्रांगी था। बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र सुसीम था, लेकिन सुसीम में उतनी क्षमता नहीं थी जितनी अशोक में थी। यही कारण से सुसीम उत्तराधिकारी न बन करके अशोक बना, यानी बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अशोक महान। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अशोक महान हुआ। कह रहा है कि अशोक अपने पिता बिंदुसार के मरने के बाद 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। यानी अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? 269 ईसा पूर्व में। 269 ईसा पूर्व में यह गद्दी पर बैठा। लेकिन चूंकि यह गद्दी पर जब 269 ईसा पूर्व में बैठा तो इसके विरोधियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। रीजन क्या था? क्योंकि इसका भाई ही इसका विरोधी था। क्योंकि बड़ा भाई था तो चाहता था कि राजा हम बने, लेकिन राजा बन गया मंझला पुत्र, अशोक बन गया। तो जब अशोक बन गया तो अब इन लोग को आपस में ही लड़ाई शुरू होने लगा। तो अशोक ने कसम खाया कि जब तक हम सारे शत्रुओं का विनाश ना कर दें तब तक हम गद्दी नहीं संभालेंगे। और अशोक ने 2 साल तक बहुत सारे लोगों का कत्लेआम कर दिया और उसके बाद 267 ईसा पूर्व में वह गद्दी पर आराम से बैठा। लेकिन गद्दी उसको मिल गया था 269 में। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों का कत्ल करवा दिया और पटना के अगम कुआं में डलवा दिया। कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, किस ग्रंथ के अनुसार? याद रखिएगा, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों का कत्ल करवा दिया। 99 भाइयों। आपसे पूछा जा सकता है कि किस ग्रंथ के अनुसार यह बात कहा गया है? तो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार यह कहा गया है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करवा के पटना के अगम कुआं में डलवा दिया। बढ़िया, पटना के अगम कुआं में डलवा दिया। अच्छा, अब कहा जाता है कि अशोक जब 269 ईसा पूर्व में गद्दी संभाला, गद्दी मिला, तो इसने सुनिए फिर से क्या, अशोक का जन्म 304 में हुआ, गद्दी 269 में मिला, यानी राज गद्दी पर बैठा, यानी इसका राज्याभिषेक हुआ। अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार का। अशोक की माँ का क्या नाम था? शुद्रांगी। अशोक की पत्नी का नाम था महादेवी। अशोक की पत्नी कौन? महादेवी। अशोक की अगर पत्नी की बात करें तो कौन थी? महादेवी। याद रखिए, अशोक की पत्नी कौन थी? महादेवी। अशोक ने अपने जीवन में के माने गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष बाद इसने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। कह रहा है कि अशोक अपने गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष बाद ही इसने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। कह रहा है कि अशोक जो है वह गद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद किसने 8 वर्ष बाद यानी 261 ईसा पूर्व में, बहुत इंपॉर्टेंट बात,
261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। कलिंग पर आक्रमण, याद रखिएगा कि कलिंग की लड़ाई कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व, और कलिंग की राजधानी तोसली पर भी इसने अधिकार कर लिया। कह रहा है कि अशोक ने कलिंग की राजधानी तोसली थी उस समय, और तोसली पर भी इसने अधिकार कर लिया और कलिंग को इसने जीत लिया। अशोक ने गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। लेकिन इस लड़ाई ने अशोक के जीवन को पूरी तरह से चेंज कर दिया। इतने खून बहाया अशोक, इतने लोगों की हत्या किया कि अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। यानी कि अशोक ने कत्लेआम किया लोगों का, और इसके बाद इसको लगा कि नहीं, यह ठीक नहीं है, और अशोक कलिंग युद्ध के बाद इसका हृदय परिवर्तित हो गया और इसने शस्त्र त्याग दिया, लड़ाई त्याग दिया कि अब जीवन में कभी नहीं लड़ेंगे। और कलिंग युद्ध के बाद इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। कलिंग युद्ध के बाद इसने किस धर्म को अपना लिया? बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक ने उपगुप्त से लिया। याद रखिएगा, अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे लिया? उपगुप्त से लिया। अशोक ने बौद्ध धर्म की जो शिक्षा था वह किससे लिया? उपगुप्त से लिया। कोई दिक्कत? अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे लिया? उपगुप्त से लिया। अशोक कलिंग पर आक्रमण करने के बाद इसका हृदय परिवर्तित हो गया और इसने लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया, और बौद्ध धर्म की शिक्षा इसने किससे लिया? उपगुप्त से लिया। अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन कहा जाता है। याद रखिएगा, पुराणों में इसे किस नाम से जाना जाता है? पुराणों में अशोक को कहा जाता है अशोक वर्धन। पुराणों में अशोक को कहा जाता है अशोक वर्धन कहा जाता है। याद रखिएगा, पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? अशोक वर्धन कहा जाता है। अशोक का नाम अशोक वर्धन कहाँ मिलता है? पुराणों में। पुराणों में इसका नाम क्या मिलता है? अशोक वर्धन। अशोक को प्रियदर्शी भी कहा जाता है, चांडाशोक भी कहा जाता है, कामाशोक भी कहा जाता है। ये सारे नाम अशोक का है। यानी अशोक का क्या क्या नाम है? प्रियदर्शी, कामाशोक, चंडाशोक, ये सारे नाम अशोक का है। याद रखिए, प्रियदर्शी कह रहा है, प्रियदर्शी, कामाशोक और चंडाशोक, ये सारे नाम किसका है? अशोक का नाम। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे लिया? उपगुप्त से लिया। पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? अशोक वर्धन। भारत में शिलालेखों का प्रचलन करने वाला पहला शासक अशोक था। भारत में अगर शिलालेखों की बात करें, शिला माने पत्थरों पर लेख लिखने का काम, शिलालेखों का प्रचलन करने वाला पहला शासक कौन था? अशोक। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि शिलालेखों का प्रचलन करने वाला पहला शासक कौन था? अशोक। अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 थी। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितना थी? 14। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले खोजा था टी पैंथलर ने। टी पैंथलर ने, याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछेगा कि अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने खोजा, तो टी पैंथलर ने 1750 ईस्वी में। भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने किया? अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों की संख्या 14। अशोक के शिलालेखों को पैंथलर पहले खोजेगा कौन? जो चीता रहेगा, तो चीता, पैंथलर में चीता होता है, तो टी पैंथलर खोजेगा कौन? जो तेज दौड़ेगा, तो तेज कौन दौड़ता है? चीता। तो ट्रिकली आप ऐसे याद कर सकते हैं। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। ये दोनों याद रखिएगा। अशोक के भारत में शिलालेखों का प्रचलन करने वाला शासक कौन था? अशोक था। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितना थी? 14 थी। अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने खोजा? टी पैंथलर ने खोजा। पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। खोजा कब गया? 1750 में। पढ़ा कब गया? 1837 में। कोई दिक्कत? अच्छा, कह रहा है कि अशोक के जो शिलालेख थे इसको 4 भाषाओं में लिखा गया था। सुनिएगा, ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक, और अरमाई। अशोक के शिलालेखों को 4 भाषाओं में लिखा गया। 4 भाषा कौन कौन थे? ब्राह्मणी था, खरोष्टी था, ग्रीक था, अरमाई था।
कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों को 4 भाषाओं में लिखा गया था, ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाई। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों को कितने भाषाओं में लिखा गया था? 4, ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाई। अशोक के शिलालेखों की संख्या 14। अशोक के शिलालेखों की संख्या 14। अशोक के शिलालेख का खोज किसने किया? टी पैंथलर। अशोक के पढ़ा कौन शिलालेखों को? जेम्स प्रीसेप ने। खोजा कब गया? 1750। पढ़ा कब गया? 1837 में। अगर शिलालेखों की बात करें तो अशोक के 14 शिलालेख थे। कितने शिलालेख थे? 14। अच्छा, अशोक ने बौद्ध धर्म के लोगों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों का निर्माण करवाया था। यानी कि कह रहा है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के लोगों को रहने के लिए क्या बनवाया था? बराबर की पहाड़ियां। अशोक ने बौद्ध धर्म के लोगों के लिए बराबर की पहाड़ियां का निर्माण करवाया और इसमें इसने 4 गुफाएं बनवाया। याद रखिएगा, अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों का निर्माण करवाया और मतलब जो बौद्ध धर्म के लोग मानने वाले थे उनके रहने के लिए इसने बराबर की पहाड़ियां का निर्माण करवाया। एक तरह का गुफा था और इसके अंदर 4 गुफा बनवाया। 4 गुफा का नाम था, एक का नाम था सुदामा, पहला गुफा का नाम था सुदामा, दूसरा का नाम था कर्ज, चौपार और एक का नाम था विश्व झोपड़ी। याद रखिए, कह रहा है कि अशोक ने बराबर की पहाड़ियों का निर्माण करवाया और उसके अंदर कितने गुफाएं बनवाए? 4। ये 4 गुफा कौन था? सुदामा था, कर्ज था, चौपार था और विश्व झोपड़ी। कोई दिक्कत? अशोक के जो पत्नी थी इनकी पत्नी का नाम था महादेवी और महादेवी के गर्भ से 2 संतान, एक पुत्र एक पुत्री। अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेजा। अशोक ने अपने बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार करने के लिए कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा। अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा। समझ में आ गया यहाँ तक बात? अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा। कोई दिक्कत? बात समझ में यहाँ तक आ गई? अच्छा, अशोक भारत में, अगर अशोक सम्राट को महान क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि उसके बाद इसका कलिंग युद्ध के बाद इसका हृदय परिवर्तित हो गया और इसने कहा कि अब हम लड़ाई नहीं करेंगे और अहिंसा परमो धर्मा को अपना लिया, यानी बौद्ध धर्म को अपना लिया और अशोक ने लड़ाई झगड़ा बिल्कुल त्याग दिया और उसके बाद इसने एक धार्मिक जीवन बिताना शुरू कर दिया और अपने दरबार में रहने वाले जो प्रजा इसकी थी उसको भी धार्मिक जीवन बिताने की प्रेरणा दी। इसका राजकीय भाषा था बौद्ध, यानी अशोक का राजकीय यानी इसका राज्य का जो भाषा था वह बौद्ध। अशोक का राजकीय धर्म जो था वह बौद्ध धर्म था, यानी अपने दरबार में रहने वाले लोगों को यह कह रखा था कि आप लोग भी धार्मिक जीवन व्यतीत कीजिए और बौद्ध धर्म के ज्ञान कुछ लीजिए। बात समझ में आ गई? अच्छा, अशोक के शिलालेखों की संख्या कितना थी? 14 थी। कोई दिक्कत? अब इस पूरे बातों को एक बार और समझिए, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, अशोक जब गद्दी पर बैठा था, यानी जब गद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। याद रखिए, अशोक गद्दी पर बैठने के समय कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल। अशोक गद्दी पर बैठने के समय कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल। अशोक जब गद्दी पर बैठा था उस समय वह उसके पिताजी जो थे, अशोक के जो फादर थे, उन्होंने अशोक को कहाँ का राज्यपाल बनाया था? अवंती का। अशोक के शासनकाल में एक राजदूत भारत आया था। देखिए, सबके शासनकाल में एक वो यूनानी राजदूत आया है। जैसे अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो मेगास्थनीज आया था। अगर आप उसके उत्तराधिकारी बिंदुसार की बात करें तो डायनेसियस आया था। अब ठीक उसी प्रकार अशोक के भी राज दरबार में एक यूनानी राजदूत भारत आया था और वह एक राजा भेजे थे, यूनान का एक राजा था जिसका नाम था फिलोडेल्फस नामक राजा ने
बिंदुसार के दरबार में डायनीसियस नामक राजदूत आया, याद रखिएगा। डायनीसियस याद रखिएगा, डाइमेकस नहीं, डाइमेकस वहाँ था बिंदुसार का, मेगास्त्रीज था चंद्रगुप्त मौर्य का। और ठीक उसी प्रकार डायनीसियस एक यूनानी राजदूत था, यूनान का रहने वाला था। और किसके शासनकाल में भारत आया था? याद रखिएगा, अशोक के शासनकाल में। कौन भेजा था डायनीसियस को? भेजा था फिलोडेल्फस ने। फिलोडेल्फस कौन था? यूनान का राजा था। यूनान का राजा फिलोडेल्फस ने डायनीसियस नामक राजदूत को अशोक के राज दरबार में भेजा था। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, अब आगे बढ़िए। कह रहा है कि अशोक का नाम अशोक दो चीजों में मिलता है, मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, याद रखिएगा, अशोक का नाम अशोक मिलता है। अगर मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का जो नाम है वह क्या मिलता है? अशोक ही मिलता है। वो आपसे पूछा जाएगा कि किन दो अभिलेखों में अशोक का रियल नाम अशोक ही है, तो आप बोलिएगा मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में, मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख की बात। अच्छा, कह रहा है कि एक जगह है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, तो श्रीनगर को अशोक ने बनाया है, बसाया है, याद रखिएगा। श्रीनगर को किसके द्वारा बसाया गया था? अशोक द्वारा बसाया गया था। श्रीनगर किसके द्वारा बसाया गया था? अशोक के द्वारा बसाया गया था। श्रीनगर किसके द्वारा बसाया गया था? अशोक के द्वारा। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है, तो 7वां। अशोक का 7वां अभिलेख जो है वह सबसे लंबा है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का 7वां अभिलेख जो है वह सबसे लंबा है। और अशोक को जो कौशाम्बी का अभिलेख है, रानी का अभिलेख कहा जाता है। कौशाम्बी के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, याद रखिएगा। कौन अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? कौशाम्बी का अभिलेख को, कौशाम्बी का अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? 7वां। अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? 7वां। अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? 7वां। ठीक। अच्छा, अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति हुआ था। जब हम बौद्ध धर्म पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे, अशोक के शासनकाल में कितनी बौद्ध संगति हुआ था? तीसरी। अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति पटना में हुआ था। बौद्ध संगति पटना में हुआ था 255 ईसा पूर्व में। अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति हुआ। और तीसरी जो बौद्ध संगति हुआ था वह कहाँ, किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक। इसके अध्यक्ष थे मोबलीपुत्र तीस था। अशोक के शासनकाल में कितनी बौद्ध संगति हुआ था? तीसरी। अशोक के शासनकाल में कितनी बौद्ध संगति हुआ था? तीसरी। और यह 255 ईसा पूर्व में पटना में हुआ था, याद रखिएगा। 255 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। अशोक के शासनकाल में कितनी बौद्ध संगति हुआ था? तीसरी। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गया था। अशोक की मृत्यु कब हो गया था? 232 ईसा पूर्व में। यानी अशोक की मृत्यु की अगर बात करें तो अशोक की मृत्यु हुआ था 232 ईसा पूर्व में। अशोक की मृत्यु कब हो गया था? 232 ईसा पूर्व में अशोक मर गया था। अशोक की मृत्यु कब हो गया था? 232 ईसा पूर्व में अशोक मर गया था। अशोक की मृत्यु कब हुआ था? 232 ईसा पूर्व में। कोई दिक्कत? तो आप अशोक के बारे में इतनी बातें हैं जो आपको याद हो जाना चाहिए। चलिए एक बार हम पूरा रिवीजन कर देते हैं आपको बातों को, उसके बाद समझाते हैं। उसके बाद एक बात और बचा हुआ है अशोक में। अशोक के शिलालेख, पहला में क्या कहा है, दूसरा में क्या कहा गया है, तीसरा में क्या कहा गया है, चौथा में क्या कहा गया है, तो सारे अभिलेखों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। अशोक का जन्म कब हुआ था? 304 ईसा पूर्व में। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार और माँ का नाम शुद्रांगी था। कोई दिक्कत? अशोक की पत्नी का नाम महादेवी था। अशोक के एक पुत्र था, एक पुत्री थी। पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा था। अशोक अपने पिता बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। या गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष बाद इसने कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व में किया था। अशोक गद्दी पर बैठने के समय कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इसने अपने 99 भाइयों का कत्ल कर दिया। पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? अशोक वर्धन कहा जाता है। पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? अशोक वर्धन कहा जाता है। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे लिया? उपबुद्ध से लिया। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे लिया? उपबुद्ध से लिया। अशोक ने कलिंग की राजधानी तोषणी पर अधिकार कर लिया। इसके बाद इसका हृदय परिवर्तित हो गया और इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसने अपना राजकीय धर्म भी बौद्ध धर्म घोषित किया। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। भारत में शिलालेखों का प्रचलन करने वाला शासक अशोक है। अशोक के शिलालेखों की संख्या
14 है। अशोक के शिलालेखों का खोज टी पैंथलर ने किया 1750 में, और इसको पढ़ा जेम्स प्रिसेप ने 1837 ईस्वी में। अशोक के शिलालेखों को 4 भाषाओं में लिखा गया, ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक सबसे पहले खोजेगा कौन? जो तेज दौड़ेगा, तो टी पैंथलर। पढ़ा कौन? जो राजा होगा, प्रिंसेप होगा, प्रिंसेप। अशोक ने बराबर की पहाड़ियों का निर्माण करवाया, इसमें इसने 4 गुफा बनाया, सुदामा, गज, चौपार और विश्व झोपड़ी। अशोक का ने श्रीनगर शहर की स्थापना किया। वो शाम्भी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और तीसरी बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में पटना में हुआ था 255 ईसा पूर्व में। अशोक 232 ईसा पूर्व में मर गया, यानी 304 में जन्म लिया और 232 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी बातों को याद हो गया होगा। अब एक बात और बचा है जिसको हम आपको बता देते हैं, अशोक के शिलालेख। तो आइए अब हम बात करते हैं अशोक के शिलालेखों की बात करते हैं कि पहला शिलालेख में क्या कहा गया है, दूसरा शिलालेख में क्या कहा गया है, तीसरा में, चौथा में, पांचवा में। 14 शिलालेख है, तो 14 में क्या क्या कहा गया है इसको आप समझिए और ध्यान से समझिए। आइए पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप सारे लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं अशोक के शिलालेख। तो अशोक के किस शिलालेख में कौन कौन सी बातें कही गई है, सारी बातों को आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अशोक का प्रथम शिलालेख की अगर बात करें तो अशोक ने प्रथम शिलालेख में 2 बात कहा है। अशोक का जो पहला शिलालेख है इसमें इन्होंने 2 बात कहा। पहला बात अशोक ने कहा कि पशु बलि की निंदा, अगर कोई व्यक्ति पशुओं की हत्या करता है तो उस पर उसे सजा मिलेगा, पशु बलि की निंदा, यह अशोक ने कहा है। यानी पहला में और क्या कहा है, पहला बात ही कहा है अशोक ने। अशोक के पहला शिलालेख में अशोक ने पशु बलि की निंदा, यानी कोई भी व्यक्ति अगर पशुओं को मारेगा तो उसको सजा मिलेगा, यानी पशुओं की हत्या के लिए भी सजा का प्रावधान किया गया था। और अशोक के पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा की व्याख्या की गई है। और क्या कहा गया है, और कहा गया है प्रथम शिलालेख में उस समाज में उत्सव मनाने की निंदा, समाज में उत्सव की निंदा, उत्सव मनाने की निंदा, यानी कि समाज में कोई भी उत्सव नहीं मनाना है, अगर ऐसा करते हैं तो यह गलत है और इस चीज को अशोक मानता था। यानी समाज में उत्सव मनाने की निंदा ये भी अशोक ने पहला शिलालेख में कहा है, और पशु बलि की निंदा ये भी अशोक ने पहला शिलालेख में कहा है। कोई दिक्कत, पहला याद हो गया, पशु बलि की निंदा और समाज में उत्सव मनाने की निंदा, ये दोनों बात अशोक के पहला शिलालेख। दूसरा में क्या कहा है, दूसरा में कहा है अशोक ने कि अशोक अपने दरबार में रहने वाले मनुष्य यानी जो व्यक्ति हैं उनके साथ साथ जो जानवर रहते थे उन लोग के लिए भी यह चिकित्सा व्यवस्था रखा था, यानी डॉक्टरों की व्यवस्था रखा था। यानी कि दूसरा शिलालेख में मनुष्य तथा पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था, मनुष्य तथा पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था, यह अशोक के किस शिलालेख में, दूसरा याद हो गया। अशोक ने दूसरा शिलालेख में मनुष्य और पशु दोनों के लिए चिकित्सा व्यवस्था का प्रावधान रखा था, और यह अशोक के दूसरा शिलालेख में। कोई दिक्कत, पहला दूसरा याद हो गया। चलिए तीसरा तीसरा शिलालेख वह अपने अधिकारी को, यानी उसके दरबार में जो रहने वाले अधिकारी हुआ करते थे, जितने लोग हुआ करते थे, उन सारे लोगों को अशोक ने यह आदेश दे रखा था कि हर एक 5वें वर्ष विभिन्न जगह के दौरे पे जाइए और लोगों को धार्मिक बातें बताइए। यह अशोक के तीसरा शिलालेख में है। यानी कि इसने अपने अधिकारियों को यह आदेश दे रखा था, अधिकारियों को यह आदेश था कि हर एक 5वें वर्ष दौरे पे जाइए और धार्मिक बात बताइए, दौरे पर जाइए और धार्मिक बात बताइए। याद रखिए,
यानी कि अशोक के तीसरा शिलालेख में उसने अपने अधिकारियों को यह आदेश दे रखा था कि हर एक 5वें वर्ष दौरे पे जाइए और लोगों को धार्मिक बात बताइए। यह बात अशोक के तीसरा शिलालेख में। कोई दिक्कत? पहला में पशु बलि की निंदा, उत्सव मनाने की निंदा। दूसरा, मनुष्य और पशु दोनों के लिए चिकित्सा व्यवस्था। और तीसरा, अपने अधिकारियों को यह आदेश दे रखा था कि हर एक 5वें वर्ष दौरे पे जाइए और लोगों को धार्मिक बात बताइए। चलिए चौथा शिलालेख में क्या था? चौथा में क्या था? अशोक के जो शिलालेख था, चौथा शिलालेख था, इसमें भेरी घोष की जगह धम घोष की व्याख्या की गई। भेरी घोष की जगह धम घोष की व्याख्या। मतलब क्या? मतलब ये है कि अपना जीवन एक दयालुता पूर्वक जीवन बिताएं, धार्मिक जीवन बिताएं, हिंसा मत कीजिए, लड़ाई मत कीजिए, धर्म को मानिए, धार्मिक जीवन बिताइए। यह अशोक के चौथा शिलालेख में है। तो आपको एग्जाम में ऐसे ही रहेगा कि भेरी घोष की जगह धम घोष की व्याख्या। धम घोष का मतलब कि धार्मिक तरीके से अपना जीवन व्यतीत करें, और यह अशोक के केवा शिलालेख में है, चौथा में क्या है? भेरी घोष के जगह धम घोष की व्याख्या की गई है अशोक के किस शिलालेख में? चौथा। कोई प्रॉब्लम? अशोक के चौथा शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम घोष की व्याख्या है। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, आइए अब अशोक के 5वां शिलालेख की बात करते हैं। 5वां इसके नीचे दिख रहा है, देखो 5वां। दिखाइए, अशोक कह रहा है कि 5वां शिलालेख में अशोक ने धर्म महापात्रों की नियुक्ति की व्याख्या की गई है। धर्म महापात्र का मतलब जैसे हमारे समाज में पंडित जी वगैरह होते हैं, वहां पर धर्म महापात्र होते थे जो लोगों को धार्मिक बात बताने के लिए नियुक्त किए जाते थे। तो धर्म महापात्रों की नियुक्ति का उल्लेख अशोक के केवा शिलालेख में? 5वां में। धर्म महापात्रों की नियुक्ति, धर्म महापात्रों की नियुक्ति का उल्लेख अशोक के केवा शिलालेख में है? 5वां। कोई दिक्कत? अशोक के 5वां शिलालेख में किस चीज की व्याख्या है? धर्म महापात्रों की नियुक्ति। कोई दिक्कत? चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और अब हम आते हैं छठा से लेके आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आइए 5 तक हम आपको बताएं। अब छठा आइए। अगर हम छठा शिलालेख की बात करें तो अशोक का छठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा का उल्लेख, अपने आप को नियंत्रित कैसे रखें इस चीज का उल्लेख अशोक के आत्मनियंत्रण की शिक्षा। आत्मनियंत्रण की शिक्षा अशोक के किस शिलालेख में? अशोक के छठा शिलालेख में। यानी आत्मनियंत्रण की शिक्षा अशोक के किस शिलालेख में वर्णित है? छठा में। इंट्रोस्पेक्शन यानी कि आत्मनियंत्रण की शिक्षा अशोक के छठा शिलालेख में। 7वां अगर 8वां की बात करें तो इसमें तीर्थ यात्रा का उल्लेख है, याद रखिएगा। तीर्थ यात्रा का उल्लेख अशोक ने अपने किस शिलालेख में कहा है? तो 7वां और 8वां में। क्या बताएं? छठा में आत्मनियंत्रण की शिक्षा और 7वां और 8वां में अशोक ने अपने समय में जितना भी तीर्थ यात्रा किया वे सारे चीजों का उल्लेख 7वां और 8वां में। कोई दिक्कत? अच्छा, 9वां में। 9वां में सच्चे शिष्टाचार एवं सच्ची भेंट, यानी कि सच्चे शिष्टाचार एवं सच्ची भेंट का उल्लेख अशोक के केवा शिलालेख में? 9वां। कहने का मतलब 9वां शिलालेख में अशोक ने कहा है कि खूब दान पुण्य कीजिए और ठीक से रहिए। अशोक के किस शिलालेख में? 9वां। सच्चे शिष्टाचार एवं सच्ची भेंट का उल्लेख अशोक के 9वां शिलालेख में। छठा में क्या बताएं? आत्मनियंत्रण की शिक्षा। 7वां 8वां में तीर्थ यात्रा। 9वां में सच्ची शिष्टाचार एवं सच्ची भेंट। कोई दिक्कत? 10वां में क्या कहता है? 10वां में कहता है कि अशोक ने अपने अधिकारियों को हमेशा यह कहता था कि हमेशा प्रजा के हित में सोचे। यह अशोक के 10वां शिलालेख में ये बात कहा गया है, यानी कि हमेशा प्रजा के हित में सोचे, हमेशा प्रजा के हित में सोचे, हित में सोचे। अशोक के केवल शिलालेख में यह बात कहा गया है। 10वां शिलालेख। अशोक के 10वां शिलालेख में कौन सी बात कही गई है? कि जो अधिकारी है वह अपने बारे में ना सोचे, हमेशा प्रजा के हित में सोचे। अशोक के 10वां शिलालेख। फिर आइए, छठा में आत्मनियंत्रण की शिक्षा, 7वां 8वां में तीर्थ यात्रा, 9वां में सच्चे शिष्टाचार एवं सच्ची भेंट, 10वां में हमेशा प्रजा के हित में सोचने के लिए आदेश दे रखा गया था कि हमेशा आप प्रजा के हित में ही सोचें।
कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 4 और बचा। चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं और अशोक के जो 11वां शिलालेख की बात करते हैं। इसमें धम की विशेषता बताई गई है। धम की विशेषता धम की विशेषता अशोक के किस शिलालेख में है? 11 में। धम की विशेषता अशोक के किस शिलालेख में? 11 में। धम की विशेषता 11 में। 12 में कहता है जैसे आप धर्म महापात्रों की नियुक्ति जरूर करते हैं, लेकिन उसमें स्त्री के नियुक्ति कीजिए। स्त्री की नियुक्ति का उल्लेख अशोक के 12वां शिलालेख में है। यानी स्त्री महापात्रों की नियुक्ति अशोक के किस शिलालेख में है? 12 में। स्त्री महापात्रों की नियुक्ति, यानी कि जो धर्म महापात्रों की नियुक्ति करते हैं उसमें आप लोग स्त्रियों की भी नियुक्ति कीजिए। और अशोक के किस शिलालेख में है? 12 में। 11 में क्या बताए? धम की विशेषता। 12 में क्या बताए? स्त्री महापात्रों की नियुक्ति। और 2 और बड़ा इंपॉर्टेंट है, 13 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी आई कर लीजिए। कलिंग युद्ध का उल्लेख है। अशोक के 13 में कलिंग का युद्ध का उल्लेख किया गया है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग का वर्णन है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, ध्यान रखिएगा। अशोक के 13 शिलालेख में कलिंग युद्ध की व्याख्या है। कोई दिक्कत? अच्छा, अशोक के जो 14 शिलालेख में है, इसमें कहता है कि अशोक ने अपने प्रजा को यह आदेश दे रखा था कि सारे लोग धार्मिक जीवन बिताइए। यानी धार्मिक जीवन बिताने की बात राजा द्वारा कहा गया था। किस अभिलेख में? 14 में। धार्मिक जीवन की व्याख्या, धार्मिक जीवन की बात अशोक के केवां शिलालेख में था? 14 में। धार्मिक जीवन की बात अशोक के केवां शिलालेख में था? 14 में। कोई दिक्कत? अच्छा, 11 में क्या था? धम की विशेषता। 12 में क्या था? स्त्री महापात्रों की नियुक्ति। 13 में क्या था? कलिंग युद्ध का वर्णन। और 14 में क्या था? अशोक ने धार्मिक जीवन बिताने के लिए लोगों को कहा था, और इसका उल्लेख अशोक के 14 शिलालेख में। फिर से समझ में आ गई। 11 में धम की विशेषता, 12 में स्त्री महापात्रों की नियुक्ति, 13 में कलिंग युद्ध, और 14 में अशोक ने अपने दरबार में रहने वाले लोगों को यह आदेश दे रखा था कि आप लोग भी धार्मिक जीवन बिताइए। तो आइए, आप लोग को उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। और एक बात, बहुत मेहनत से हम आपको पढ़ाते हैं, बहुत गर्मी रहता है यहाँ पर, पंखा बंद करके पढ़ाना पड़ता है क्योंकि आवाज़ ज़्यादा नहीं आ पाए, आवाज़ घन घन खराब हो जाता है, इसलिए पंखा ये सब जो है कूलर वगैरह सब ऑफ रखते हैं ताकि हम आपको कुछ सिखा सकें। तो आप इसका फायदा उठाइए और आप सीखिए। और पूरा जीएस, पूरा जीके, जीएस, साइंस भी हम आपको यूट्यूब पर पढ़ाएंगे। आप चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादातर लोगों तक पहुंचा दीजिए। कोचिंग के भी जो बच्चे हैं वहाँ तक भी, और जो बच्चे घर पे रहते हैं, जो नहीं आ पाते किसी कारणवश, वो भी पढ़ ले। तो हम सारा वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे। चलिए, आप लोग हमेशा खुश रहिए, आनंद रहिए, हमेशा एक अच्छे इंसान बनिए। चलिए, आज यही तक रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।